आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उनको कमरे तक छोड़ने के लिए मैं उनके साथ जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी, कुछ मेरी सहेलियां और कुछ मेरे कजिन थे और कुछ आस पड़ोस के रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को सजे बजाए बेड पर बिठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो आंखों की आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या पहचान करना चाहती थी। भाभी तो अपनी नंद की बात भी पसंद नहीं करती और भाभी की अपनी शादी की पहली रात ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। बहुत मुझे ज़्यादा खुशी मिले। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, क्या बात है भाभी, आज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी भाभी दहाड़े मार मार रोने लगी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। भाभी को रोते हुए देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आखिर बात क्या है? भाभी रोते रोते बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेली इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत ज़्यादा प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी से इस रूप में डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएंगे तो भाभी ही खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ दिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको क्या अपमानित किया जाएगा? वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझसे अपने भाई के कमरे में किसी और उपस्थित का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा के नज़रें चुराना लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई और मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखें एक शिकायत कर रही हूँ, जैसे भाभी पापा को पहले से जानती है और वो आंखें हुई आंखों पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले, चलो बेटा, आजकल की औरतें यह ड्रामे हैं, इन्हें से भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और तुम्हारी कुंवारी लड़कियों के साथ सब बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से में बोले, मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा, पापा भाभी बहुत नर्वस है। भाभी को समझ नहीं आ रहा कि भाभी ने मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरे हाथ पकड़ते हुए मुझे बाहर ले आए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 5000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? पापा ने 5000 रुपये और निकाले और बोले, ये लो, यह पूरे 10,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी में फूली नहीं समाई और हाथ से पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आश्चर्य से बोले, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात माननी है कि आज तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उनके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वह खुद सुलझा लेगी, तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम जाओ वहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने कहा, सर हिला दिया, वहाँ से जाने लगे। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे।
जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत ही हैरत हुई। मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है नीता, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी ने इतना पूछने पर सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया, खुद भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया, एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं अनीता बेटा, वह ससुर है, अगर अपनी बहू से कमरे में चले गए तो क्या बात हुई, इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी मेरी परेशान हो, लेकिन अपनी परेशानी छुपा रही थी। फिर मम्मी मुझसे बोली, अनीता ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी के कहने पर संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठी थी वह निकाल नहीं सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे से बाहर आई। सोने की कोशिश करने लगी लेकिन नींद नहीं आई। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी, इतना डर क्यों रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर आई। बाहर हॉल में भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने के बाद मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू है। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था। भाई बाहर हॉल में बैठे हैं, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई के बहुत हमदर्दी हुई तो मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। मेरी बात सुनकर भाई गुस्से से बोला, और तुम पापा के चमची बनकर आई हो, यहाँ से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन पापा, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैं तो आपके पास परेशान हाल देख कर आई हूँ। गुस्से से बोले, और चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ से पलटने वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मंगवा रहे। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या, भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगी। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी से पहले। भाई वही शेरवानी जला रहे थे, एकदम हक्का बक्का से डर गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते हुए मैं बोली, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? पापा ने इतनी प्यार से आपको गिफ्ट दिया है और आप इसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से में बोले, अनीता यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी। रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आँख लगी, लेकिन सुबह 6 बजे मेरी आँख फिर से खुल गई। बाहर पापा मुझे संदीगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वो बोले, तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई। देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भी इनकी फिक्र नहीं हुई। मैं पापा से बोली, पापा आप ये भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, मेरी बेटी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे भी जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नहीं बहू को नाश्ते न बनाए कर दे। इतने में मम्मी भी आ गई और वह कुछ बूझी लगी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर पापा को नाश्ता बना देख मुझे समझाते हुए बोली, डांटते हुए बोली, ऐसा क्यों अनीता बेटा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ।
घर में सब कुछ अजीब हो रहा था। मुझे कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हक्का बक्का सा दर्द होने लगा। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी अपने कमरे से भाई और भाभी निकलते हुए दिखाई दी। भाभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और कोई भी श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे चक्कर आ गया। नवेली दुल्हन तो कोई बात नहीं थी। भाई और भाभी आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे के जाने के बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह से बैठ ही नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, नीता, मैंने रात तुम्हें क्या समझा था कि तुम इस मानते से दूर रहना। मैंने कहा था कि आपसे भाभी से दूर रहना। पास पटकते हुए कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मेरी बात असर नहीं होती। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती। उनके माता पिता जो कहे उन्हें माने। अपने बाप की बात माननी ज़रूरी होती है। पापा की बात सुनकर मैं बहुत ही गुस्से में पापा की तरफ देखा और बोला, पापा, हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 5 मिनट ही हुए थे, तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर छुआइयाँ उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं उनके पीछे जाने लगी। मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के बीच टांग नहीं डालनी चाहिए। यहीं बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी बाहर गए। 10 मिनट हो चुके थे लेकिन यह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ी हो। अभी कुछ देर गुजरे थे कि अभी मुझे भाभी को जोरदार चीख सुनाई दी। एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी। तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अनीता, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं रुहाई हो गई हूँ। बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वह चीख क्यों रही है। हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। मेरी चीखें सुनने पर इतना बोली, नीता, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपने घर को बचाना है, मुझे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ नीता, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। यह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीखें अब मुझे ज़ोर ज़ोर से आने लगे। मैं बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आ गए। भाभी अपने कमरे की तरफ गई। मैं भी भाभी के साथ उनके कमरे में जाने लगी। पापा गुस्से से बोले, इतना बगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं ज़रा गुस्सा से बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी को कुछ बताता नहीं। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में चली आई। लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर के सब लोग इधर उधर गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आ गई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख क्यों रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था, लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वह अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके से भाभी को आवाज़ लगाई लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिसकिसाने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे से किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्लों की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शांतिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, अनीता बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस
औरत को अंदर ले आई, उसे सोफे पर बैठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी बहू चीखने क्यों आवाज़ लगा रही थी? भला ये कोई बात हुई? शादी के 2 दिन भी नहीं हुए तुमसे तुम्हारा तमाशा शुरू कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही उसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, जी यह क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें इस मामले का सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। वो औरत भी मुँह गिड़गिड़ाते हुए वापस अपने घर चलेगी। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अनीता तुम अभी छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़ कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। फिर मुझसे बोली, अनीता मुझे एक पेपर और पेन दे दो। भाभी आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मेरे पीछे वह भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर भाभी को दे दिया। कागज़ और पेन लेकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस आए, उनका मुँह भी लटका हुआ था। बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ देर हुई थी कि अचानक घर में तूफान आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागते हुए भाई के कमरे में गई, देखा कि भाई जोर जोर से चीख रहे थे, रो रहे थे। मम्मी पापा भाई के कमरे में आ गए। भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा नंदनी को बचा लो, वह मर जाएगी, प्लीज़ नंदनी को बचा लो। भाई की तरफ भाभी की तरफ इशारा करते हुए मेरे मजाक में भाभी के पास गई। वह आधे मुँह पड़ी थी, उन्हें मुँह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरे मुँह से चीख निकल आई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा नंदनी को बचा लो, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं विक्रम, हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली आंखों को बंद कर दिया और भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया से में नहीं है, वह सच्चाई से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेदम होकर बेड पर गिर पड़े थे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी लेकर गए, लेकिन पापा अंदर कमरे में बैठे थे, ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर हमारे घर पुलिस आ गई, भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने बाद पुलिस भाई को छोड़ दी। पुलिस की टीम हमारे घर पर आई। पापा के घर किसी का सदस्य को अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम कर वो सारी चीज़ें पुलिस को दिखा रहे थे। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, अनीता मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें चल रही हैं। अभी किसी के घर इज्जत थी, लेकिन नंदनी की इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए पापा ने एक पत्थर मेरी तरफ बढ़ाया। पत्थर हाथ में देखते हुए फ़ौरन पहचान गई, यह वही कागज़ है जो कल मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वह खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे खुदकुशी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खत पढ़ने के बाद समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो।
और आज भाभी सचमुच में मर गई। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दी और कांपते हुए लहजे बोली, पापा लेकिन इस इंसान का नाम आपने बताया नहीं, इस सब पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, नीता तो तुम अपने भाई की तरफ मुझे की कसूरवार समझ रही हो। मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरदार नहीं ठहरा रही, आप तो कोई गलती ही नहीं कर सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इस सब का कारण बना। पापा के चेहरे का रंग आकर चला गया था। उदासी से बोले, बेटा जो भी सब का जिम्मेदार उसे पुलिस ने खुद ढूंढ लेगी, यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, हम यह बातें कर नहीं रहे। तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों में गिर गए। रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया, मुझे नहीं पता था कि नंदनी ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। नंदनी ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। नंदनी ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया। उसने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे नंदनी की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और उसी रात मैं बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपको दिए हुए गिफ्ट भी आग लगा दी थी, बहुत ज़्यादा तनाव में था। लेकिन मरते हुए नंदनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह है, तुम्हारे पापा को नहीं जानती थी। नहीं, मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड में था, वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में भी पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शादी नहीं हुई, लेकिन जल्दी से जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन तभी उसकी शादी मेरे साथ हो गई। नंदनी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाता है, उसे कहता कि अगर तुम अपने पति के साथ संबंध बनाओ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी कुछ पिक्चरें मेरे पास वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नंदनी का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर आया, तस्वीरें फेंक गया था, तो मुझे विश्वास हो गया था कि नंदनी झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में नंदनी पर हाथ उठाया था। पापा ने बहुत अच्छा किया जो मुझे पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। नंदनी का लिखा हुआ खत भी पुलिस को दिया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नंदनी ने सुसाइड किया और नंदनी की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने नंदनी से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझे गुस्सा करने लगी। आपको शर्म नहीं आती? नई नवेली बहू कमरे में इस तरह लाते हुए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो, मुझे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नंदनी ने भरोसा से लेना चाहता था कि इसलिए मैं नंदनी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठते मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया ताकि नंदनी मुझ पर भरोसा हो जाए। मुझे उसे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार चाहता था। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी। बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नंदनी हमारे जीवन में एक बार सपने की तरह आई थी, जो जल्दी से हमारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई है। हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था कि कोई दुख नहीं था, पछतावा। सच कहते हैं, औरत अपने पति से वफा न करे, उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, और फिर चाहे कितनी भी बड़े बाप की बेटी क्यों न हो।